यूपी टीजीटी पीजीटी मैथमेटिक्स का प्रिपरेशन वीडियोस में डे 2 यानी कि नेक्स्ट वीडियो से एक वीडियोस आ चुकी है। ये भी डायनेमिक्स से प्रत्यास्थ पिंडों का सीधा संघट। टॉपिक का नाम है प्रत्यास्थ पिंडों का सीधा संघट यानी डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ इलास्टिक बॉडीज। ठीक है, तो जो प्रत्यास्थ पिंड होते हैं और एक होते हैं अप्रत्यास्थ पिंड। ठीक है, दो प्रकार के पिंड होते हैं, एक तो प्रत्यास्थ पिंड एंड अप्रत्यास्थ पिंड। तो प्रत्यास्थ पिंडों में प्रत्यानयन गुणांक होता है या इलास्टिसिटी कोफिशिएंट ई। प्रत्यास्थ पिंडों के लिए ई इक्वल टू 1 होता है। ये होता प्रत्यास्थ पिंडों के लिए जो पूर्ण प्रत्यास्थ होते हैं, ठीक है ना, पूर्ण प्रत्यास्थ होते हैं उनके लिए ई का मान 1 हुआ करता है। जनरली ई लाई करता है 0 एंड 1। ठीक है, 0 से बड़ा होता है एंड 1 से छोटा होता है। ठीक है, ये जनरली प्रत्यास्थ पिंडों के पूर्ण प्रत्यास्थ के लिए ई का मान 1 होता है और बाकी अदर पिंडों के लिए ये होता है 0 एंड 1 के बीच लाई करता है। ई बराबर 0 होगा तो होगा अप्रत्यास्थ पिंड। अप्रत्यास्थ पिंड के लिए ई का मान 0 होगा। ठीक है, जो परफेक्टली इलास्टिक होते हैं या पूर्ण रूप से पूर्ण प्रत्यास्थ पिंड होते हैं उनके लिए ई का मान 1 होता है और अन्य प्रत्यास्थ पिंडों के लिए ई का वैल्यूज लाई करता है 0 एंड 1 के बीच। तो ये थी छोटी सी बात, कभी कभी इस पर भी क्वेश्चन बन जाता है। ये पूर्ण प्रत्यास्थ पिंडों के लिए ई का मान क्या होता है, जो अप्रत्यास्थ होते हैं उनके लिए क्या होता है। अब आ जाते हैं संघट। संघट मतलब टकराना। ठीक है, संघट का मतलब होता है टकराना या टक्कर करना। ठीक है, लॉ ऑफ इम्पैक्ट, जब एक बॉडी दूसरी बॉडी से टकराती है तो संवेग संरक्षण का नियम का पालन होता है। जैसे कि ये कोई बॉडीज है जिसका मास m1 है और ये m2 है। सपोज इसका वेग प्रारंभिक वेग u1, इसका u2, इसका अंतिम वेग v1, इसका अंतिम वेग v2। तो ये सपोज टकराती है तो यहाँ पे लगेगा सबसे पहले संवेग संरक्षण का नियम। संवेग संरक्षण का नियम, संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार टक्कर से पहले का संवेग बराबर टक्कर के बाद का संवेग, यानी टक्कर से पहले जो संवेग था वो होगा m1 u1 प्लस का m2 u2 इक्वल टू टक्कर के बाद का संवेग m1 v1 प्लस m2 v2। ठीक है, इसको कहेंगे टक्कर से पहले का संवेग और इधर हो जाएगा टक्कर के बाद का संवेग। टक्कर के बाद का संवेग, टक्कर से पहले का संवेग बराबर टक्कर के बाद का संवेग। संवेग संरक्षण का नियम, एक तो लॉ ये फॉलो करेगा, दूसरा करता है न्यूटन का प्रयोगात्मक लॉ या इसको जनरली कह सकते हैं न्यूटन का नियम। ठीक है, न्यूटन के नियम से फॉर्म बनता है न्यूटन का नियम b2 माइनस b1 इक्वल टू माइनस ई u2 माइनस u1। ठीक है, b2 माइनस b1 इक्वल टू माइनस ई u2 माइनस u1। कुछ लोग इसको b1 माइनस b2 के टर्म में लिख सकते हैं या u1 u2। इसको कहेंगे न्यूटन का सूत्र। न्यूटन का प्रयोगात्मक सूत्र होता है प्रयोगात्मक सूत्र, या इसको ओनली लिख सकते हैं न्यूटन के सूत्र से। b2 माइनस v1 इक्वल टू माइनस का ई u2 माइनस u1 या b1 माइनस का v2 इक्वल टू माइनस का ई u1 माइनस का u2। ठीक है, माइनस को निकाल के ये फॉर्मूला बनाया जा सकता है, वही फॉर्म है, उसमें कोई खास चेंजिंग नहीं है। अब करते हैं स्टार्टिंग इस लेवल पे क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन क्या होते हैं, कभी कभी पूछ लेता है कि प्रत्यानयन गुणांक यानी कि इलास्टिसिटी कोफिशिएंट ऑफ रेस्ट्रिक्शंस, प्रत्यानयन गुणांक। ठीक है, प्रत्यानयन गुणांक थोड़ा अलग पॉइंट है। कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी प्रत्यास्था गुणांक कहलाता है। एक होता है प्रत्यास्था गुणांक। प्रत्यास्था गुणांक को कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी ई का मान भिन्न भिन्न पिंडों के लिए भिन्न भिन्न होता है, सदा 1 से कम ही रहता है। ठीक है, ई का मान सदा 1 से कम ही रहता है, परंतु जैसे ई का मान शीशे के लिए ई इक्वल टू होता है 0.94। ठीक है, नहीं, कांच के लिए। ठीक है, कांच के लिए ई का मान 0.94। शीशा थोड़ा सा मतलब चमकदार है, ये थोड़ा खुदरा होगा तो इतना होता है और 0.66। एंड हाथी दांत के लिए ई इक्वल टू 0.81।
जो अप्रत्यास्थ पिंड है E बराबर 0, ये होगा अप्रत्यास्थ पिंड, एंड E इक्वल टू 1 होता है पूर्ण प्रत्यास्थ पिंड। पूर्ण प्रत्यास्थ वैसे कुछ भी नहीं होता है, जैसे कि आदर्श गैस नहीं होती है, आदर्श गैस की केवल विवेचना की गई है, लगभग पूर्ण कुछ भी नहीं होता। ऐसे ही पूर्ण परफेक्ट इलास्टिक यानी कि पूर्ण प्रत्यास्थ कोई भी पार्टिकल्स नहीं होता है, लगभग अप्रोक्सीमेटली होता है। जैसे कोई गेंद छोटी सी देखी होगी, बहुत ज़्यादा उछलती है तो फर्श बहुत ज़्यादा चिकना हो, वो भी बहुत उछले, यानी अगर फिर भी वो उछलते उछलते धीरे धीरे उछलना बंद कर देती है, ठीक है। अगर पूर्ण प्रत्यास्थ होता फर्श भी और वो भी गेंद भी, तो उछलना ही बंद ना कर दे, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे फ्रिक्शन काम करता है, तो धीरे धीरे उछलना बंद कर देती है, यानी कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी काम करती है, ठीक है। ये तो था छोटे से पॉइंट्स। अब बात आती है जो जनरली क्वेश्चंस, जैसे छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जाम में आते रहे हैं यूपी टीजीटी एंड पीजीटी में, तो वहाँ से क्वेश्चन हमें स्टार्टिंग करें। क्वेश्चन नंबर 1, एक गोला किसी दूसरे गोले से जो इसी के बराबर है और निश्चल है, एक गोला किसी दूसरे गोले के जो इसी के बराबर है, मतलब कहा कि दो गोले हैं और दोनों गोले बराबर हैं, ठीक है, यानी कि इसका मास m1 बराबर m और इसका मास भी m2 है m। एक गोला जो दूसरे गोले के बराबर है और निश्चल है, निश्चल यानी कि ये चल नहीं रहा है, इसका वेग 0 है और ये चल रहा होगा, ये जब टकराएगा तो कुछ ना कुछ गति इसकी होगी, सीधा संघट करता है, यानी पहला गोला दूसरे पे, ये गोला इस पे टकरा रहा है, टक्कर मार रहा है, तो ये नहीं चल रहा था, ये निश्चल था। निश्चल का मतलब ना चलना, यानी रुका हुआ। यदि प्रत्यानयन गुणांक ई है, ठीक है, प्रत्यास्था गुणांक ई है, तो सिद्ध करो कि संघट के बाद दोनों गोलों के वेगों का अनुपात, इसका वेग v1 मान ले, इसका v2 मान ले, v1 अनुपात v2 1 माइनस का e रेशो 1 प्लस का e, ये होगा। ये क्वेश्चन आ चुका है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है, टीजीटी या पीजीटी में आ चुका है, तो ठीक है। तो ये हमको लाना, संघट के बाद दोनों गोलों के वेग कितने हो जाएंगे। तो पहला गोला और दूसरा गोला दोनों के द्रव्यमान बराबर है, पहले गोले का द्रव्यमान m माना, दूसरे का भी m माना, क्योंकि दोनों बराबर ही निश्चल है, यानी कि गति नहीं कर रहा है, इसका वेग 0 है, इसका प्रारंभिक वेग u1 u मान लिया, इसका u2 0 क्योंकि गति नहीं कर रहा। अंतिम वेगों का अनुपात निकालना, ई यहाँ पे प्रत्यास्था गुणांक है। पहले लगाएंगे संवेग संरक्षण के नियम से, यानी दाईं ओर का संवेग टक्कर से पहले का संवेग बराबर टक्कर के बाद का संवेग, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। फॉर्मूला अप्लाई किया, m1 m हो गया, u1 u हो गया, m2 m, u2 0 इक्वल टू m v1 प्लस m v2। mu इक्वल टू m कॉमन लिया, b1 प्लस b2 कैंसिल हो गया, यानी u इक्वल टू b1 प्लस b2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये आता संवेग संरक्षण के नियम से, संवेग संरक्षण से। अब लेंगे न्यूटन के सूत्र से, न्यूटन के सूत्र से फॉर्मूला होता है b2 माइनस b1 इक्वल टू माइनस का e, u2 माइनस का u1, b2 माइनस b1 इक्वल टू माइनस e, u2 0 है, u1 u है, ठीक है, यानी b2 माइनस b1 इक्वल टू EU। इक्वेशन नंबर 2, दोनों को सॉल्विंग करेंगे, b1 b2 का रेशो हमको फाइंडिंग करना है, ठीक है, b1 एंड b2 का रेशो हमको निकालना है। हाँ, तो b1 प्लस b2, एक इक्वेशन है b1 प्लस का b2 इक्वल टू u, इक्वेशन फर्स्ट था, एंड दूसरी है b2 माइनस b1 यानी माइनस b1 प्लस b2 इक्वल टू EU। इनको एडिंग कर दिया जाए, यानी कि जोड़ दिया जाए, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2b2 इक्वल टू आ जाएगा u प्लस EU, यानी कि u अगर कॉमन लेंगे तो 1 प्लस का e आएगा 2b2, एंड b2 इक्वल टू आएगा 1 प्लस का e इंटू u बाई 2, ये आ गया b2 का मान समीकरण 1 में रख दें या 2 में रख दें, b1 निकाल लेंगे, तो b1 प्लस का b2 है u, तो b1 प्लस b2 है 1 प्लस का e इंटू u बाई 2 इक्वल टू u, b1 इक्वल टू होगा u माइनस का 1 प्लस का e इंटू u बाई 2, एलसीएम लिया, ये होगा 2u माइनस का 1 प्लस का e इंटू u, ये b1 हो गया। अब b1 इक्वल टू हो जाएगा u कॉमन 2 माइनस का 1 माइनस का e अपॉन 2, b1 इक्वल टू u 1 माइनस का e अपॉन 2। b1 आ चुका है, b2 आ चुका है, इनका रेशो निकालना है, b1 बटे b2, यानी कि b1 रेशो b2, b1 बटे b2, b1 है u 1 माइनस का e अपॉन 2 एंड 1 प्लस का e एंड u अपॉन 2, ये कैंसिल हो गया, 1 माइनस का e अपॉन 1 प्लस का e, v1 रेशो b2 आ गया 1 माइनस का e रेशो 1 प्लस e। b1 और b2 का अनुपात हमको फाइंडिंग करना था,
1 माइनस का ई रेशो 1 प्लस ई आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेने नेक्स्ट क्वेश्चन है यू वेग से चलती हुई एक गेंद ए, एक गेंद ए है, ठीक है, यू वेग से चल रही u1 इक्वल टू यू, ये गेंद ए है, ठीक है। विपरीत दिशा में बी वेग से चलती ही दूसरी गेंद बी से सीधी टकराती, विपरीत दिशा में यानी कि इधर की ओर चल रही भाई, ये भी चल रही है, बी वेग से चल रही यानी कि इसका वेग होगा बी, बी वेग से चल रही विपरीत दिशा है तो ये माइनस साइन लग जाएगा, ठीक है। विपरीत दिशा में चल रही है तो इस बात का ध्यान रखेंगे, विपरीत दिशा है तो क्या हो जाएगा माइनस बी। दूसरी गेंद बी से सीधी टकराती है, संघट के पश्चात ए विराम में आ जाती है, संघट के पश्चात यानी टकराने के बाद ए विराम में आ जाती है। प्रत्यानयन गुणांक ई है, प्रत्यास्थ गुणांक ई है, तो प्रूव करना है u अपॉन बी इक्वल टू 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस ई, ये हमको प्रूव करना है, ठीक है। इसका अंतिम वेग दिया नहीं है तो u2 मान ले रहे, द्रव्यमान दिया नहीं है, तो u वेग से चलती हुई एक गेंद ए, विपरीत दिशा में b वेग से चलती दूसरी बराबर गेंद b, ठीक है। क्वेश्चन में ये था u वेग से चलती हुई गेंद a, विपरीत दिशा में b वेग से चलती है दूसरी गेंद b, बराबर गेंद b, यानी कि दोनों गेंदें बराबर हैं तो दोनों के जो द्रव्यमान हैं वो बराबर मान ले रहे, m1 m और m2 भी m, बराबर गेंद कही थी। संघट के पश्चात विपरीत दिशा में टकराती हैं, संघट के पश्चात ए विराम में आ जाती है, यानी ए का जो अंतिम वेग है वह b1 शून्य हो जाएगा और b2 हमको पता नहीं है, फो करना है b अपॉन u अपॉन बी इक्वल टू 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस सी। संवेग संरक्षण के नियम से m1 b1 m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 b1 प्लस m2 b2, m1 m u1 u एंड m u2 होगा माइनस का b इक्वल टू m इंटू 0 प्लस का m इंटू b2, यानी कि mu माइनस का mb इक्वल टू mb2, m कॉमन लिया u माइनस का b इक्वल टू mb2, m से m कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो u माइनस का b इक्वल टू आ गया v2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब लेंगे न्यूटन के प्रयोगात्मक सूत्र, यानी v2 माइनस b1 इक्वल टू माइनस का e u2 माइनस u1 से, v2 माइनस का b1 इक्वल टू माइनस का e u2 माइनस u1, तो v2 मालूम नहीं है, ठीक है, v2 का कोई जिक्र भी नहीं आ रहा, फिर भी v2 का यूज़ होना है, v1 0 है माइनस का e एंड u2 माइनस b है एंड u1 u है, ठीक है। अब क्या करेंगे b2 इक्वल टू माइनस कॉमन ले लेते हैं ई बी प्लस का यू, इक्वेशन नंबर 2, b2 की वैल्यू यहाँ पर ट्राई कर दें, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से b2 दोनों b2 के इक्वल आ रहे हैं, b2 इक्वल टू b2 कर दिया जाए, ठीक है, यानी कि b2 इक्वल टू b2 दोनों वैल्यू बराबर कर दिए, तो वहाँ से जो रिलेशन आना है वो ऑलरेडी निकल आएगा, यानी कि b2 इक्वल टू b2 किया तो u माइनस का b इक्वल टू है ई वी प्लस यू, तो u माइनस का b इक्वल टू ई बी प्लस ई यू, u एंड b का रेशो निकालना है, u रेशो b फाइंडिंग करना है तो आसानी से निकल जाएगा, यानी कि u माइनस का ई यू इक्वल टू ई बी प्लस बी, बी कॉमन लिया e प्लस का 1 एंड u कॉमन लिया 1 माइनस का e, u अपॉन b इक्वल टू e प्लस 1 अपॉन 1 माइनस का e, ठीक है, यानी कि u अपॉन b इक्वल टू 1 प्लस e अपॉन 1 माइनस e, यही हमको प्रूव करना था, u अपॉन b इक्वल टू 1 प्लस e अपॉन 1 माइनस ई, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था टीजीटी के लिए, आ चुका है इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्टिंग करते हैं, जैसे आए हुए हैं काफ़ी बहुत ज़्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गोला दूसरे गोले से जो उसी के बराबर है और विराम में है, क्वेश्चन नंबर 3, एक गोला जो उसी के बराबर है यानी कि वेग द्रव्यमान बराबर है, एक गोला दूसरे गोले से जो उसी के बराबर है विराम में है सीधा टकराता है, यानी कि ये विराम में है और इसका वेग u सीधा टकरा रहा, विपरीत नहीं सीधा टक्कर मारेगा, सीधा टकराता है। यदि प्रत्यास्थ गुणांक e इक्वल टू 0.5 है तो टकराने के बाद उनके वेगों का अनुपात फाइंडिंग करना है, इनकी b1 रेशो b2 हमको निकालना है, ठीक है। टक्कर के बाद उनके वेगों का अनुपात क्या हो जाएगा, ये कंडीशन हमको फाइंड करनी है, यानी जब टकराएंगे तो उनके वेग
किस अनुपात में आ जाएंगे। वाई संवेग संरक्षण के नियम से m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। ठीक है, m1m u1u प्लस का m इंटू 0 इक्वल टू mv1 प्लस mv2। तो mu इक्वल टू mv1 प्लस v2 ये कैंसिल हुआ, u इक्वल टू v1 प्लस v2 इक्वेशन नंबर फर्स्ट। न्यूटन के प्रयोगात्मक सूत्र से v2 माइनस v1 इक्वल टू माइनस का e u2 माइनस का u1। तो v2 माइनस v1 इक्वल टू ई की वैल्यू 0.5 यानी कि 1/2 हो जाएगा, 1/2 u2 माइनस u1 0 माइनस u। ठीक है, यानी v2 माइनस का v1 इक्वल टू u/2 इक्वेशन नंबर 2। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड करने पर ये v1 प्लस v2 इक्वल टू u था एंड माइनस v1 प्लस v2 इक्वल टू u/2 है। एडिंग करेंगे यानी 2v2 इक्वल टू u प्लस u/2 एंड 2v2 इक्वल टू 3u/2 एंड v2 इक्वल टू अगर 3/4 u। v2 की वैल्यू आ चुका है। v2 की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर v1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दें, v2 की वैल्यू रख दिया u इक्वल टू v1 प्लस 3/4 u। ठीक है, v1 निकालेंगे u माइनस का 3/4 u इक्वल टू v1। यहाँ पे एलसीएम लिया तो 4 माइनस का 3/4 4 माइनस का 3/4 इंटू यू इक्वल टू v1। तो ये आ जाएगा 1/4 u इक्वल टू v1। ठीक है, हमको लेना b1 रेसो v2, b1/v2 ये आएगा 1/4 u एंड 3/4 u। 4 से 4 कैंसिल, u से u कैंसिल, 1/3 यानी कि b1/v2 इक्वल टू 1/3। दैन b1 रेसो v2 इक्वल टू आएगा 1/3। b1/v2 का रेशो 1:3 आएगा। यही हमको फाइंडिंग करना था, यानी कि टकराने के बाद उनके वेगों का अनुपात या अनुपात कितना होगा, किस अनुपात में वो परिवर्तित हो। क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, दो समान द्रव्यमान के पूर्ण प्रत्यास्थ गोले सीधे संघट करते हैं। सिद्ध कीजिए कि संघट के पश्चात उनके वेग बदल जाते हैं। यानी कि दो समान द्रव्यमान के हैं, m1 भी m है और m2 भी m है, सीधे संघट करते हैं। यानी कि u1 इसका वेग u1 रहने दो और ये u2 है, u1 इक्वल टू u एंड u2 इक्वल टू b रहने दीजिए। ठीक है, सपोज एंड b1 b2 हमको फाइंड करना है। पूर्ण प्रत्यास्थ है इक्वल टू 1 होगा। पूर्णतः प्रत्यास्थ गोले सीधे टकराते हैं तो सिद्ध करना है कि संघट के पश्चात यानी टकराने के पश्चात उनके वेग बदल जाते हैं। बदल जाने का मतलब होगा b1 तो हो जाएगा b एंड b2 हो जाएगा u। ठीक है, ये आंसर आना चाहिए, ये आना चाहिए आंसर जब बदलेंगे वेग। सीधा संघट कर रहे हैं तो डायरेक्टली इम्पैक्ट होगा, यानी कि कोई चेंजिंग नहीं होगा साइन वगैरह में। संवेग संरक्षण के नियम से m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू m1b1 प्लस m2b2। ठीक है, m1 यानी कि mu1u हो गया, mu प्लस mb इक्वल टू mb1 प्लस mb2। m कैंसिल हो जाएगा कॉमन निकाल के, यानी कि यहाँ पे बच रहा है v1 प्लस v2 इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब न्यूटन के सूत्र से b2 माइनस b1 इक्वल टू माइनस का e, u2 माइनस का u1 b2 माइनस b1 इक्वल टू माइनस का 1 e इक्वल टू 1 है u2 v u1 u, यानी कि माइनस का b प्लस u v2 माइनस का v1 इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड 2 को एडिंग कर लेंगे, एडिंग 1 एंड 2 इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड 2 को ऐड करने पर का v1 प्लस का v2 इक्वल टू u प्लस का v एंड माइनस v1 प्लस v2 इक्वल टू माइनस का v प्लस u, ये कैंसिल हो गया एंड 2v2 इक्वल टू 2u, यानी कि v2 इक्वल टू u आ गया, v2 इक्वल टू u आ चुका है। अब हमको v1 और फाइंड करना है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में वैल्यू रख दें u प्लस का v इक्वल टू v1 प्लस v2। ठीक है, एंड u प्लस का b b1 b2 है u से u कैंसिल हो गया, b इक्वल टू b1, यही हमको लाना था b इक्वल टू b1। यानी कि टक्कर के पश्चात उनके वेग आपस में बदल जाते हैं, तो वेग बदल चुके हैं। ठीक है, जो पहले स्टार्टिंग में माना था वही कंडीशन आ चुकी है। क्वेश्चन नंबर होगा हमारा 5। ठीक है, 4 क्वेश्चन हो चुके हैं, मेथड वही है, उसी मेथड से होने हैं सारे क्वेश्चन। एक गोला विराम में स्थित किसी अन्य गोले से सीधा टकराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गोला विराम में स्थित किसी
गोले से सीधा टकराता है और स्वयं विराम में आ जाता है। ठीक है, यानी कि ये कोई गोला है, ये विराम में था स्थित, इससे सीधा टकरा रहा है, सीधा टक्कर करता है और स्वयं विराम में आ जाता है। इसका जो अंतिम वेग है 0 हो जाएगा, v1 = 0। यदि प्रत्यास्था गुणांक E है तो सिद्ध करो कि गोलों के द्रव्यमान यानी m1 अनुपात m2 E अनुपात 1, ये हमको प्रूव करना है। इसका द्रव्यमान m1 और इसका द्रव्यमान m2। यह गोला पहला वाला जिसका द्रव्यमान m1 माना है और दूसरा m2 माना है। तो आपके मास में रेशो निकालना है, m1 अनुपात m2 फाइंडिंग करना। दो गोले हैं, ठीक है, तो सम्यक संरक्षण का नियम से m1u1 प्लस का m2u2 = m1v1 प्लस m2v2। m1 तो m1 ही रहेगा इस बार, u1u प्लस का m2 एंड 0 = m1v1 0 हो जाएगा प्लस का m2 एंड v2, यानी कि बचा m1u = m2v2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लेंगे, न्यूटन के सूत्र से v2 - v1 = -e u2 - u1। ठीक है, प्रत्यास्था गुणांक E ही है, कोई चेंज नहीं है, v2 - v1। तो यहाँ पे क्वांटिटीज़ जो हैं वो रख दिया जाए, v2 - v1 0 है = -e, u2 0 है, u1 है u। ठीक है, यानी कि v2 = हो गया EU। तो v2 की जो क्वांटिटीज़ है यानी v2 का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, यानी समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में मान रखने पर m1u = m2v2, यानी कि m1u = m2v2 है EU। ठीक है, तो यह हो जाएगा m1/m2 = EU/u, u से u कैंसिल यानी E/1। यही हमको प्रूव करना था, यानी m1/m2 E/1। संघट के पश्चात उन गोलों के द्रव्यमान E अनुपात 1 के अनुपात में होंगे। तो यही हमको प्रूफिंग करना था, प्रूफ हो चुका है। m1 अनुपात m2 = आ गया E अनुपात 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो गेंदे ए तथा बी, ए और बी दो गेंदे हैं, एक ए है दूसरा बी है, एक दूसरे की ओर क्रमशः 3 मीटर प्रति सेकंड और 2 मीटर प्रति सेकंड की वेग से गति कर रही हैं। एक तो कर रही है 3 मीटर प्रति सेकंड से और दूसरी कर रही है 2 मीटर प्रति सेकंड की वेग से गति कर रही हैं। ये दो गेंदे ए तथा बी एक दूसरे की ओर 3 मीटर प्रति सेकंड और 2 मीटर प्रति सेकंड की वेग से गति कर रही हैं। टकराने के पश्चात दोनों मिलकर बी की दिशा में 1 मीटर प्रति सेकंड की वेग से गति करती हैं। ए और बी के द्रव्यमानों की गणना करो। तो क्वेश्चन में क्या कहा है, एक दूसरे की ओर गति कर रही हैं, यानी विपरीत दिशा हो गया। अगर इसको u1 मानेंगे, u1 = 3, तो विपरीत दिशा में u2 = -2 हो जाएगा। इसका अंतिम वेग v1 और इसका अंतिम वेग v2, इसका द्रव्यमान m1 और इसका द्रव्यमान m2। तो लास्ट में हमको द्रव्यमानों की तुलना करनी है। ठीक है, क्या कहा है उसने, ये गति करी, टकराने के पश्चात जब टक्कर होती है इनमें, तो टक्कर ये हुई, मान लिया यहाँ पे दोनों एक साथ मिल गई होंगी, तो क्या हुआ होगा, टक्कर ये शो कर दे रहे हैं, ये ए बी एक साथ मिल गई है। टकराने के पश्चात दोनों b2 की दिशा में यानी इधर की ओर, टकराने के पश्चात दोनों b की दिशा में 1 मीटर प्रति सेकंड की वेग से चलती है। तो b की दिशा कहाँ है, इधर की ओर b चल रही है, तो इधर की ओर चली, यानी कि ये टकराने के पश्चात 1 मीटर प्रति सेकंड की वेग से चली। ठीक है, दोनों मिल गई, तो इसका मतलब b1 का तो कोई महत्व रह नहीं गया है, ये हो जाएगा b2, ये -1 हो जाएगा क्योंकि इधर की ओर चली है। ठीक है, इस दिशा में चली है, जिस ये आ रही थी इधर की ओर चली, तो ए का कोई महत्व नहीं रह गया, b1 का कोई महत्व नहीं रह गया, वो तो हो गया 0, क्योंकि वो टकराएगी और उसका वेग खत्म हो गया, वो इसने टक्कर मारा, इधर की ओर खींच के ले गई। ठीक है, ए और बी के द्रव्यमानों का अनुपात ज्ञात करना है। टकराने के पश्चात बी की दिशा में 1 मीटर प्रति सेकंड की वेग से चली, तो बी की जो दिशा थी वो माइनस का विपरीत दिशा थी, इधर -2 मीटर प्रति सेकंड की वेग से चल रही थी, तो ये भी -2 मीटर प्रति सेकंड ही रखा जाएगा। क्योंकि दोनों के द्रव्यमान मैच हो जाएंगे, यहाँ पे ये m1 और m2 एक साथ मिक्स हो जाएगा, तो b1 का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। जो दोनों का वेग है वो b काउंट कर लेंगे, अंतिम वेग दोनों का 1 हो गया।
ठीक है। अब लगाएंगे सम्यक संरक्षण के नियम से, सम्यक संरक्षण के नियम से होगा m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू m1b1 प्लस m2b2। ठीक है, m1 पता नहीं, ये 3 है, m2 भी रेशो निकालना है, u2 -2 है। टक्कर के पश्चात क्या हुआ, दोनों मिल गई, यानी कि दोनों गेंदों का वेग जो है वो एक ही हो गया, वो हो गया m1 प्लस m2 एंड b। ठीक है, टक्कर के पश्चात दोनों का एक ही वेग हो गया, तो m1 प्लस m2 एंड b है -1, तो हो गया 3m1 माइनस का 2m2 इक्वल टू माइनस का m1 माइनस का m2। प्रत्यास्थ गुणांक का कोई जिक्र नहीं किया गया है, केवल मास का अनुपात पूछा है, वह यहीं से निकल आएगा। ठीक है, तो इन दोनों की जो रेशो है यहीं से हम द्रव्यमानों का अनुपात निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा 4m1 इक्वल टू 2m2 माइनस का m2 यानी कि m2, 4m1 इक्वल टू m2, तो m1 अपॉन m2 इक्वल टू 1/4, तो m1 रेशो m2 इक्वल टू 1/4। m1 और m2 का अनुपात 1:4 होगा। क्वेश्चन भूल गए चौथा है कि पाँचवा रहा होगा। अब डालेंगे नेक्स्ट 6 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो गेंदों के द्रव्यमान 2:1 के अनुपात में है। दो गेंदें हैं जिनके द्रव्यमान 2:1 के अनुपात में है, तो m1 इक्वल टू 2m एंड m2 इक्वल टू m मान लिए, चूँकि m1 अनुपात m2 2:1 दिया है। ठीक है, और वे विपरीत दिशाओं में 1:2 के अनुपात से गति कर रही हैं, विपरीत दिशाओं में, यानी कि ऐसे ऐसे चल रही हैं। अगर u1 इक्वल टू u तो u2 इक्वल टू माइनस का 2u, चूँकि u1 अनुपात u2 1:2 है, विपरीत दिशाओं में, विपरीत दिशा में है, तो u2 क्या हो जाएगा, माइनस का 2u हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्शन इनकी विपरीत है, सीधे संघट करती हैं, और e का मान 5/6 दिया हुआ है। संघट के पश्चात यानी टकराने के पश्चात गेंदें, प्रत्येक गेंद अपने आदि वेग के 5/6 से पीछे हटेंगी। ठीक है, आदि वेग यानी कि जो उनका प्रारंभिक वेग है, प्रारंभिक वेग से 5/6 से पीछे हटेंगी। तो ये हमको प्रूव करना है, b1 इक्वल टू आएगा 5/6u एंड b2 आएगा माइनस का 5/6 इंटू 2u। ये दोनों चीज़ ये आंसर हैं, यानी कि प्रूव करना है, ये दोनों हमको b1 b2 फाइंडिंग करना है। ठीक है, इतना आना चाहिए। जो क्वेश्चन कहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो डाटा था वो हमने बता दिया है। उसके बाद ये b1 एंड b2 फाइंडिंग करेंगे, वो इतने आएंगे। लगाएंगे सम्यक संरक्षण का नियम, m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू m1b1 प्लस m2b2। ठीक है, सम्यक संरक्षण के नियम से m1 होगा 2m u1u प्लस का m2m, u2 माइनस का 2u इक्वल टू m1 2m एंड v1 हमको फाइंडिंग करना है। अब वैल्यू रख नहीं देना है, रखेंगे तो इक्वल हो जाएगा, मतलब निकल नहीं पाएगा, तो ये हमको प्रूव करना है, तो ये b1 b2 फाइंडिंग किया जाएगा। ठीक है, b1 m2 है m एंड b2 फाइंडिंग करना है, यानी कि 2mu माइनस का 2mu इक्वल टू m 2b1 प्लस b2, ये तो 0 हो गया, 0 इक्वल टू m 2b1 प्लस का b2, यानी कि 2b1 प्लस का b2 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट होगा। न्यूटन के प्रयोगात्मक सूत्र से b2 माइनस v1 इक्वल टू माइनस का e u2 माइनस का u1। ठीक है, b2 माइनस का v1 इक्वल टू माइनस का 5/6 u2 माइनस का 2u एंड u1 है u। ठीक है, इसको सॉल्विंग करते हैं, क्या कंडीशन बनेगा, b2 माइनस का v1 इक्वल टू आ रहा है, माइनस को हम ले लें 5/6 इंटू 3u, 3 दूनी 6 2, यानी कि 5/2u। तो b2 माइनस का v1 इक्वल टू 5/2u। अब क्या करेंगे, इन दोनों को हम सॉल्विंग कर लेते हैं। ठीक है, तो एक इक्वेशन हमारे पास है 2b1 प्लस का v2 इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन है b2 माइनस का b1 इक्वल टू 5/2u। इसको 2 से मल्टीप्लाइंग कर दें तो 2 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 3v2 इक्वल टू 5u एंड v2 इक्वल टू 5/3u, 5/3u, v2 इक्वल टू 5/3u। हाँ, पीछे की ओर हटेंगे ना, तो पीछे की वो इधर आ रहा था तो इधर हटेगा, उल्टा हटेगा तो प्लस में आएगा, ये माइनस में आएगा। ठीक है, v2 5/6, हाँ 5/3 आया, वही बात है। इसको लिख सकते हैं 5/6 इंटू 2u,
एक ही बात हुआ, B2 आ गया। अब निकालना है B1, ठीक है। B1 फाइंडिंग करने के लिए B2 की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में, जैसे कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट है उसमें रख देते हैं। पीछे की ओर हटेंगे, यानी कि ये इधर आ रहा था तो वो उधर गया, यानी पॉजिटिव डायरेक्शन में चला गया। 5/6 × 2u या 5/3u इधर की ओर चला, इधर की ओर हट गया, तो ये इधर की ओर हटेगा, क्योंकि ये प्लस में जा रहा था तो इधर माइनस में आएगा। B1 की क्वांटिटी माइनस में आनी चाहिए, 2B1 प्लस का B2 = 0। हाँ, माइनस में आएगा ही। B2 की वैल्यू रख देंगे 5/3u = 0, यानी कि 2B1 = माइनस का 5/3u। देन B1 की वैल्यू यहाँ से फाइंडिंग कर लिया जाएगा, B1 यहाँ से हमारे निकाल लिया जाएगा। B2 हमारा आ ही चुका है, तो B1 = माइनस का 5/6u, ठीक है, ये आ चुका है। B1 इधर की ओर हटा और B2 उधर की ओर हटा, ठीक है। पीछे की ओर हटे यानी कि उनकी डायरेक्शन बदल गई, ठीक है, डायरेक्शन बदल गई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस टाइप का, मतलब आसान सा क्वेश्चन आया करता है जनरली, जैसा कि क्वेश्चन अभी तक हो चुके हैं। फिर भी एक क्वेश्चन थोड़ा लेंथी अगर है तो करा दिया जाए। तो जनरली जैसे एग्ज़ाम में आते आए हैं, अभी तक के जो क्वेश्चन हैं फॉर्मूला एक्सेस हैं वो हो चुके हैं लगभग। चलो फिर भी एक आध क्वेश्चन और। एक गेंद जो अपने दुगने द्रव्यमान वाली गेंद को जो पहली के बेग के 1/7 से जा रही थी पकड़ लेती है, यानी कि दो गेंदें हैं। अब एक गेंद अपने से दुगने द्रव्यमान वाली गेंद को, ये गेंद m है और ये 2m है, ठीक है, जो पहले के बेग से 1/7 से जा रही थी। अगर ये u से जा रही है तो u/7 से जा रही है। ये स्लो चल रही है अगली वाली, इसका द्रव्यमान ज़्यादा है, वो पहले से स्लो भी चल रही है, पकड़ लेती है। यदि प्रत्याशा मध्य प्रत्याशा गुणांक 3/4 है तो दिखाइए कि आघात के पश्चात पहली गेंद रुक जाएगी, यानी कि जब इनमें टक्कर होगी, ये इस पर टक्कर मारेगी, ये टकराएगी तो पहली गेंद रुक जाएगी, यानी कि B1 की वैल्यू निकालना, तो B1 आएगा 0। ये है आंसर, ये करना प्रूफ, ठीक है। तो यहाँ पे तो हम प्रूफ कर रहे हैं B1 इतना आएगा। वहाँ पे क्या होगा कि ऑप्शन दे दिया होगा B1 0 1 कुछ, मतलब उसकी वैल्यू दे दी जाएगी, तो निकालना होगा B1। समयिक संरक्षण के नियम से, हाँ, वही फॉर्मूला m1u1 प्लस m2 u2 = m1v1 प्लस m2 v2, m u1u प्लस का 2m एंड u/7 = m v1 प्लस m v2। m कॉमन निकाल लेते हैं और ये हो जाएगा mu, अगर कॉमन निकाला तो 1 + 2/7 = m कॉमन लिया v1 प्लस v2, तो यहाँ m से m कैंसिल हुआ, u 9/7 = v1 प्लस v2, तो 9/7 u = v1 प्लस v2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, समवेग संरक्षण के नियम हो चुका है। न्यूटन का प्रयोगात्मक सूत्र b2 - b1 = माइनस का e u2 माइनस का u1, तो b2 - b1 = माइनस का 3/4 u2 u/7 एंड u1 है u, ठीक है, माइनस का 3/4 × 7 एलसीएम u माइनस का 7u, तो ये हो जाएगा माइनस का 3/4 × माइनस का 6u/7, ठीक है। इसको थोड़ा सा सोल्विंग कर लेते हैं, तो ये बन रहा है, एक इक्वेशन हमारे पास आ चुकी है। B1 मेनली फाइंडिंग करना है, B1 फाइंडिंग करना, B2 - B1 = 4 है, कुछ कैंसिल तो होगा, 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, माइनस प्लस 9/14u, ठीक है। ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। दोनों को सॉल्विंग कर लेते हैं, B2 कैंसिल होगा, हाँ, तो ये था हमारा B1 प्लस का V2 = 9/7u। एडिंग करेंगे तो B1 कैंसिल हो जाएगा, 2V2 = 9/14 प्लस का 9/7u। तो एक इक्वेशन को ऐसी बचानी पड़ेगी, तो जिसमें इसमें वैल्यूज पुट करना पड़ेगा, ठीक है। B1 फाइंडिंग करना है, ठीक, B1 फाइंडिंग करके वैल्यूज फाइंड कर लेना है। एंड 2V2 = 9/7 कॉमन निकालेंगे, 1/2 प्लस का 1u, 9/7 × 3/2 × u, ठीक है। एंड 2V2 = 27/14u एंड B2 होगा 27/28u। B2 की वैल्यू आ चुकी है, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं। इक्वेशन फर्स्ट था B1 + B2 9/7u,
27/28u इक्वल टू 9/7u और b1 इक्वल टू हो जाएगा 9/7u माइनस का 27/28u। 7 चौक 28। कुछ गलती हो गया क्या? एडिंग किया है 9/14 1/2 प्लस 1 3/2 27/14u। इस तरह से तो सही लग रहा है, कोई गलती हो गया होगा तो अब समझ भी नहीं आएगी। 28 एलसीएम लिया, 7 चौक 28 9 चौक 36 हो रहा है, 36 माइनस का 27 तो कुछ बचेगा। उसने कहा है कि गेंद रुक जाती है, यानी V1 0 आना है। V1 0 तब ही आएगा तब यहाँ पे बराबर आ जाए, ये 0 हो जाए, ये बराबर आ जाए। तो हो सकता है कोई मिस्टेक हुई हो तो क्वेश्चन को चेक कर लिया जाएगा फिर से, ठीक है। तो क्वेश्चन में जो गलती हो सकती है, कोई प्रॉब्लम अगर हुई तो उसको फिर से चेक करिएगा। एक क्वेश्चन शायद हमसे गलती हो गई हो, ठीक है। और कुछ और क्वेश्चन हो सकते हैं कि बड़े 5 गेंद एक साथ डाल दें या 3 गेंद एक साथ रख दें, जैसे कि ये क्वेश्चन है और 3 गेंदों वाला है, एक 5 वाला भी है, तो वो भाई बहुत कम उसको डाला जाता है। जैसे कि 3 गेंद वाला ही करा दे रहे हैं। 3 गेंद एक सीधी रेखा में बराबर में पड़ी हैं, उनके द्रव्यमान जीपी में है और सार्वनुपात 3 है, यानी कि द्रव्यमान जीपी में है, सार्वनुपात 3 है, यानी कि m1 अगर m है तो m2 3m हो जाएगा और m3 हो जाएगा 9m। सार्वनुपात, इनका अनुपात डिवाइडिंग करने में 3 और ये भी 3। 3 गेंदें हैं बराबर में पड़ी हुई हैं जिनके द्रव्यमानों का में सार्वनुपात है 3 का है, 3 का सार्वनुपात है, द्रव्यमान गुणोत्तर श्रेणी में है और उनका सार्वनुपात 3 है। इनका सबका प्रत्याशा गुणांक E = 2.3 है। पहली गेंद दूसरी की ओर u वेग से चला दी जाए तो सिद्ध करो कि तीसरी गेंद 5/12 के स्क्वायर u के बराबर वेग उत्पन्न करती है। देखिए क्या किया गया होगा, पहली गेंद को, ये तो विराम में पड़ी थी, ये भी विराम, इसको चला दिया तो टक्कर जब मारेगी तो यहाँ से जो वेग निकलेगा टकराने के बाद वह इस वेग से आगे की ओर बढ़ेगी, ठीक है। यानी कि तीसरी गेंद का वेग होगा क्या, पहली गेंद चला दी गई, ये इस पर टक्कर मारेगी, फिर ये आगे की ओर चल के इस पर टक्कर मारेगी, तो अंतिम वेग यानी कि तीसरी गेंद का अंतिम वेग हमको फाइंडिंग करना होगा, वो क्या, यानी 5/12 का स्क्वायर यू मिलेगा, वो वैल्यूज हमको लाना है। तो पहले लेते हैं पहली और दूसरी गेंद के लिए, पहली एवं दूसरी गेंद के लिए, पहली और दूसरी गेंद ये लिया, इसका द्रव्यमान m1 = m है और इसका द्रव्यमान m2 = 3m है। E = 2/3 है, यहाँ पे u1 = u है एंड u2 = 0 है। इसका b2 फाइंड कर लें। जो इस गेंद का अंतिम वेग होगा वही दूसरी और तीसरी की टक्कर के लिए प्रारंभिक वेग का काम करेगा। सम्यक संरक्षण का नियम से m1u1 प्लस का m2u2 = m1b1 प्लस m2b2, यानी mu प्लस 3m × 0 प्लस का m b1 प्लस का 3m × b2, यानी कि 3u = m b1 प्लस 3b2। तो 3 = ये अभी गलती हो जाता, mu = m से m कटा, यानी कि u = ऐसे कुछ पिछले क्वेश्चन में गलती हो गया, बाद में समझ नहीं आया, ये तो शुरू से करें। ये आ गया। अब फिर न्यूटन का सूत्र लगाएं, b2 - b1 = माइनस का ये आप लोग लगा सकते हैं, कुछ खास नहीं है, बहुत ईजी है। b2 - b1 = माइनस का 2/3, u2 है 0 माइनस का u1 है u, ठीक है। तो ये हो जाएगा b2 - का b1 = 2/3 u। इक्वेशन नंबर 2, समीकरण 1 में 2 को जोड़ने पर b2 फाइंडिंग करना है, तो ये है b1 प्लस का 3b2 = u और वो है माइनस का b1 प्लस का b2 = 2/3 u। इसको एडिंग करेंगे तो ये 4b2 = u प्लस 2/3 u, 4b2 = u कॉमन 1 प्लस का 2/3, यानी कि 5/3 u, ये अगर 4b2 एंड b2 = आ गया 5/12 u। जो इसका अंतिम वेग आया है ना, इसने टक्कर मारी इस पे, तो जो इसका अंतिम वेग आया वो आगे के लिए प्रारंभिक वेग का काम करेगा। जब दूसरी और तीसरी में टक्कर लगाएंगे तो दूसरी एवं तीसरी गेंद के लिए
तो दूसरी के लिए जो ये अंतिम वेग आया था तो ये हो जाएगा, इसको हम मान लेंगे m1 इक्वल टू इसका 3m है और इसका कितना है 9m है। ये दूसरी गेंद और ये तीसरी गेंद, ये बराबर में पड़ी हुई है, ई वही है और इसका अंतिम वेग ये हमको फाइंड करना है, यानी ये आएगा और इसके लिए जो वेग है वो हो जाएगा 5/12 u। यानी दूसरी गेंद 5/12 u के वेग से चलेगी और तीसरी पर टक्कर मारेगी। बाकी सब वही है, उसी तरह से करना है। इसको हटा दें, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पे हमको V2 निकालना है, यानी तीसरी गेंद का अंतिम वेग वो ये हमको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो पहली गेंद दूसरी गेंद पर टक्कर मारेगी, यानी ये वाली दूसरी तीसरी पे वही फॉर्मूला लगाएंगे, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 समवेग संरक्षण के नियम से। तो हो गया 3m इंटू 5/12 u प्लस का 9m इंटू 0 इक्वल टू 3m इंटू v1 प्लस का 9m इंटू v2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 5/12 mu इक्वल टू 3m कॉमन लिया, v1 प्लस का 3v2, 3m से 3m कैंसिल हो जाएगा, 5/12 u इक्वल टू v1 प्लस 3v2। इक्वेशन नंबर 3 कह सकते हैं इसको। न्यूटन का सूत्र लगाना है, प्रयोगात्मक सूत्र, यानी कि b2 माइनस b1 इक्वल टू माइनस का e u2 माइनस का u1। b2 फाइंडिंग करना है, b1 पता नहीं क्या है, माइनस का 2/3 u2 0, u1 है 5/12 u। ठीक है, इसको सॉल्विंग कर रहे हैं, जहाँ कि हमको निकालना है b2। दोनों इक्वेशनों को एडिंग कर दें, b2 माइनस b1 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 10/36 u। 2 से काट सकते हैं 6 बार, 6 या 18, चलो वो तो अभी भी कट जाएगा। इक्वेशन नंबर 4 एडिंग 3 एंड 4, 3 और 4 को ऐड करने पर एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4 लास्ट वेलोसिटी फाइंडिंग करना है, वही इसका आंसर निकल आएगा। तो ये हमारे पास b1 प्लस का 3 b1 प्लस 3v2 इक्वल टू 5/12 u और दूसरा चल रहा है b2 माइनस का b1 इक्वल टू 10/36 u। एडिंग करा, ये कैंसिल हो गए, तो ये होगा 4b2 इक्वल टू 5/12 u प्लस का 10/36 u। ठीक है, तो यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेके b2 की वैल्यू फाइंडिंग कर लेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये 5/12 एलसीएम लिया, 5/12, तो u प्लस 2 बार 36 4b2, यानी 4b2 इक्वल टू 5/12, एलसीएम लेंगे 3, यहाँ पे भी u रहा होगा और ये हो जाएगा 3u प्लस का 2u, यानी कि 5/12 इंटू 5u/3 4b2। ठीक है, तो b2 इक्वल टू आ गया 25/4 इंटू 12 इंटू 3u, b2 इक्वल टू 25/12 इंटू 12 u, यानी कि b2 इक्वल टू 5 का स्क्वायर बटे 12 का स्क्वायर इंटू u, b2 इक्वल टू 5/12 का स्क्वायर इंटू u। तो b2 इक्वल टू 5/12 का स्क्वायर u। तीसरी गेंद का वेग, तीसरी गेंद इस वेग से आगे की ओर बढ़ेगी। ठीक है, तो ये गेंदों के सीधे संगत वाले क्वेश्चन थे, तो यहाँ वाले में से भी क्वेश्चन आते रहे हैं, मेरे यहाँ से ही क्वेश्चन ज़्यादातर आता रहा है। अगली वाली जो एक्सरसाइज है इसकी आगे, उससे भी क्वेश्चन बनते हैं, तो वो भी कभी कभी इससे आ जाता है, कभी अगली एक्सरसाइज से, कुछ उसकी आर्टिकल्स से आ जाता है। तो ये 2 से 3 एक्सरसाइज हैं, अगली एक्सरसाइज पे पूछते हैं। जैसे कि कोई चिकने स्थिर समतल और गोले का सीधा संघट। ठीक है, कोई चिकना समतल है, यानी कि फर्श है और उस पे कोई गोला टकरा रहा है ऊपर से नीचे की ओर, तो उनको कंडीशन बताना है। देखिएगा, जब ऊपर से नीचे की ओर कोई टकरा रहा होता है, यानी u वेग से चला और ऊपर की ओर जो जिस वेग से ऊपर की ओर गोला चलेगा उसको b कहेंगे, तो b इक्वल टू होता है माइनस का EU। ठीक है, अगर गोला u वेग से ऊपर से आया, u वेग से टकराया और
गोला u वेग से टकराया और टकराने के बाद वह ऊपर की ओर जिस वेग से उछलेगा वो होगा EU। क्या इसमें कलर क्यों नहीं आ रहा है? V2 इक्वल टू माइनस का EU, V2 इक्वल टू माइनस का EU, ठीक है। और संगत में उछाल की ऊंचाई अगर निकालनी है, हाँ अब सही है, संगत में उछाल की ऊंचाई कितनी ऊंचाई तक उछलेगा? देखिएगा जैसे ये कंडीशंस है, h ऊंचाई से गिरा कोई पार्टिकल यहाँ से u बराबर 0 से गिर रहा है, सपोज u बराबर 0 से गिर रहा है, तो ठीक, तो यहाँ पे जो अंतिम वेग आता है वो √2gh आता है। जिस वेग से यहाँ पे गिरेगा तो यहाँ पे जो वेग होगा वो होगा √2gh। जिस वेग से उछलेगा वो तो EU हो ही गया माइनस का EU। पहली बार जो उछाल की ऊंचाई इसको कहते हैं h1 इक्वल टू होता है E²h, ठीक है। पहली बार उछाल की ऊंचाई E²h कहलाती है। इसी प्रकार दूसरी बार उछाल की ऊंचाई आ जाएगी e⁴h, ये होगी h1 इक्वल टू E²h पहली बार उछाल की ऊंचाई। जैसे कि गेंद गिरी और टब्बे बार बार उछल रही है, गिर रही है, तो पहली बार उछाल की जो ऊंचाई होती है वो E²h होती है। अगर इसके आगे भी गिरे इस तरह से तो वो होगा e⁴h, वो होगा दूसरी बार उछाल की ऊंचाई। दूसरी बार उछाल की ऊंचाई e⁴। इसी प्रकार अगर तीसरी बार उछाल हो तो e⁶ हो जाएगा। तो ये थे इस वाली के फॉर्म, ठीक है। अब यहाँ पे कोई आर्टिकल्स भी होगा, वो UPTGT में आ चुका है, तो उस आर्टिकल पे बेसिस मतलब आर्टिकल से ही क्वेश्चन पूछ लिया गया था। तो उस आर्टिकल को प्रूफ नहीं करेंगे, डायरेक्ट बता देंगे, ठीक है। तो प्रूफ करने का कोई मतलब नहीं रह जाता है ना। हाँ, तो ये क्वेश्चन है जैसे कि किस ऊंचाई से एक भारी प्रत्यास्थ गेंद फर्श पर गिराई गई, किस ऊंचाई से, यानी h फाइंड करना है, कि वह तीसरी बार उछाल में 16 मीटर ऊंचाई तक पहुँचे, जबकि E का मान दिया है 1/2⁻⁰ h फाइंड करना। यानी कि यहाँ से गिरी, ये पहली बार उछाल, ये दूसरी बार उछाल और तीसरी बार उछाल, तो तीसरी बार उछाल में 16 मीटर तक उछले, 16 मीटर उछल जाए तो किस ऊंचाई से उसको गिराया जाए कि वह तीसरी बार में 16 मीटर तक उछले जबकि E का मान दिया हुआ है 1/2⁻⁰, ठीक है। तो पहली बार उछाल की ऊंचाई का जो फॉर्मूलाज है वो है हमने बताई है E²h, दूसरी बार में e⁴h, एंड तीसरी बार उछाल की ऊंचाई होगा का फॉर्मूला e⁶h, ठीक है। तीसरी बार में जो उछाल है वो 16 है, e⁶h। h हमको फाइंड करना है, 16 इक्वल टू e की वैल्यू दिया हुआ है 1/2⁻⁴ होल पावर 6 इंटू h, ई का वैल्यू रख दिया है। तो 16 इक्वल टू 1/2⁶/3 यानी कि 2 इंटू h, तो ये होगा 16 इक्वल टू 1/4h एंड h इक्वल टू 16 गुणा 4, तो 16 चौका 64, h इक्वल टू हो जाएगा 64 मीटर। यानी कि 64 मीटर की ऊंचाई से उस गेंद को उछाला जाए, ठीक है, कि वह तीसरी बार उछाल में 16 मीटर की ऊंचाई से उछलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही है, एक गेंद कमरे की छत से गिरती है, कमरे की छत ये है और ये फर्श है, ये फर्श है और ये छत है। कमरे की छत से गिरती है और फर्श पर दो बार उछल कर छत की ऊंचाई के आधे पर पहुंचती है, ठीक है। 2 बार उछल में छत की ऊंचाई के आधे तक पहुंचती है, तो E का मान बताना है। यानी कि ये ऊंचाई अगर h है तो 2 बार उछाल की ऊंचाई कितनी दिया है, h/2 दिया हुआ है। 2 बार उछाल में वह छत की ऊंचाई की आधे तक पहुंचती है, तो 2 बार उछाल की ऊंचाई e⁴h होगा इक्वल टू h/2। E हमको निकालना, h से h कैंसिल हुआ, e⁴ इक्वल टू 1/2 की पावर 1/4, E इक्वल टू आ गया 1/2 की पावर 1/4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाँ, तो इस टाइप के क्वेश्चन है, आसानी से हो जाएंगे। एक प्रत्यास्थ पिंड पृथ्वी से सीधे टक्कर 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से वापस जाता है। एक प्रत्यास्थ पिंड पृथ्वी से सीधे टकराकर, यानी यू वेग से आया है, ऊपर की ओर टकरा रहा है, b इक्वल टू माइनस का EU होगा, तो b यहाँ पे दिया है 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से वापस जाता है। e का मान 1/4 है, तो प्रारंभिक वेग u फाइंड करना है। पिंड का प्रारंभिक वेग यानी किस वेग से वह आया था वो हमको फाइंडिंग करना है। टकराने के पश्चात जो वेग होता है वो क्या होता है, EU होता है। ठीक है, तो b का मान दे रखा है 5 मीटर पर सेकेंड, b इक्वल टू माइनस का EU और 5 इक्वल टू माइनस का E1/4 इंटू यू, देन u इक्वल टू माइनस का 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यानी जो वेग से आया था उसकी विपरीत दिशा में, जिस वेग से आया था उसके विपरीत दिशा में, ये इधर जा रहा है तो वो यहाँ आया था, यानी कि 20 मीटर पर सेकेंड के वेग से वह नीचे की ओर आया था। पार्टिकल हमारा ऊपर की ओर जा रहा तो उसकी डायरेक्शन शो कर रही है, माइनस साइन जो है डायरेक्शन को शो कर रहा है। 20 मीटर पर सेकेंड के वेग से वह पार्टिकल ऊपर से नीचे की ओर आया था। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन है तो इस तरह से हो जाएगा, किस वेग से नीचे आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 98 सेंटीमीटर की क्षैतिज ऊंचाई से एक गेंद फर्श से गिराई जाती है। ठीक है, ई का मान 2/7 है, तो वह फर्श से टकराने के पश्चात कितनी ऊंचाई तक जाएगी। फर्श से टकराने के पश्चात कितनी ऊंचाई तक जाएगी, यानी कि पहली उछाल की ऊंचाई पूछा है। पहली उछाल की ऊंचाई, तो पहली उछाल की ऊंचाई इक्वल टू होता है E²H, तो E 2/7 का स्क्वायर इंटू H 98 है, 4/49 इंटू 98 इक्वल टू हो गया 8। ये अगर 98 सेंटीमीटर था तो ये भी सेंटीमीटर में होगा। ठीक है, तो पहली बार उछाल की ऊंचाई हो जाएगा, पहली बार उछाल की ऊंचाई E²H, हाँ, दूसरी बार की E⁴H होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो ये टाइप का क्वेश्चन आसान सा ही है, सिंपल सा क्वेश्चन है, हो ही जाएगा। अब हम आते हैं उस आर्टिकल पे जो कि क्वेश्चन बार बार आ रहा है। ठीक है, जो आर्टिकल था ये है, कोई गेंद इस तरह से गिर रही है, H हाइट है, तो पहली बार उछाल में जो पहुंचेगी ये, दूसरी बार में यहाँ, तीसरी बार में इस, चौथी बार में इस तरह से एक कंडीशन ऐसी आएगी वो उछलना बंद हो जाएगी, नीचे गिर जाएगी। ठीक है, तो इसमें आर्टिकल्स में क्या कंडीशन, दो चीज़ें पूछी है। तो प्रत्यानयन गुणांक अगर E है, ठीक है, तो पहली बार उछाल की ऊंचाई ये होता है E²H, दूसरी में E⁴H, E⁴6H, E⁴8H, इस तरह से बनती चली जाती है। तो यहाँ से गिरने में, जब तक कि वो गिरना बंद होती है, तो उसमें कुल समय, यानी कुल चली दूरी, यहाँ से यहाँ तक जो कुल दूरी चलेगा तो वो होगी कुल चली दूरी इक्वल टू 1 प्लस का E²/1 माइनस का E² इंटू H, एंड कुल समय जो उसमें टोटल समय लगता है वो होगा 1 प्लस E/1 माइनस की √2H/G। तो ये आर्टिकल है, इसको आसानी से याद किया जा सकता है। तो ये TGT 2009 में इस पे से ये वाला क्वेश्चन आया था, यानी कि कोई पिंड H ऊंचाई से गिरना प्रारंभ करता है, प्रत्यानयन गुणांक E है, तो वह कितनी दूरी चलेगा उछलते उछलने, मतलब कब तक वह उछलना बंद करेगा, उछलना बंद करते समय तक कितनी दूरी चल जाएगा। तो आर्टिकल्स है, उसको सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख सकते हैं। कुल चली गई दूरी जो होती है वो ये होती है, जितनी भी दूरी चला है वो होगा 1 प्लस E²/1 माइनस E² इंटू H, और कुल समय जितना भी यहाँ पे बंद होने तक, उछलना बंद होने तक जितना समय लगा है वो होगा 1 प्लस E/1 माइनस E√2H/G। ठीक है, तो यहाँ से इस आर्टिकल से एक बार क्वेश्चन आ चुका है, और जनरली जो क्वेश्चन आते हैं तो पिछली एक्सरसाइज से आते हैं, जो हो चुके हैं, जो हम करा चुके हैं, और इस पे से आर्टिकल से बन चुका है, तो बात बनती है तो इस पे कोई न्यूमेरिकल भी लगा लिया जाए। ठीक है, हाँ, न्यूमेरिकल लगाते हैं कि एक गेंद 65 मीटर की ऊंचाई से गिरती है, 16 मीटर की ऊंचाई से गिरती है, H बराबर 16 मीटर, E इक्वल टू दिया 7.9, सिद्ध करो कि वे 65 मीटर चलकर ब्राह्म में आ जाएगी। यानी कुल चली दूरी पूछा है, कुल चली दूरी
कितनी दूर तक वह चलेगा, कब वह विराम में आ जाएगी। तो कुल चली दूरी का फॉर्मूला हम लगा सकते हैं 1 + e² h। ठीक है, वह क्वेश्चन में कहा सिद्ध करो कि वह 65 मीटर चलकर रुक जाएगी या विराम में आ जाएगी। तो कुल चली दूरी पूछा है, अब आर्टिकल हमारे पास है ये, ई का वैल्यू है, कोई दिक्कत नहीं, सॉल्विंग करना, बस फॉर्मूले वैल्यू ड्रा करेंगे और एच का वैल्यू रखेंगे, सॉल्व करके ये 65 आना है, 65 आ जाएगा। तो जो फॉर्मूलेस हैं हमारे पास दो, एक कुल टाइम का है, कुल चली दूरी का है, उस पर डिपेंडिंग क्वेश्चन हो सकता है। क्वेश्चन अगर आए फॉर्मूले में फिट हो जाएगा, आसानी से हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और दे दें। कितना समय, आपके समय वाला एक दे देते हैं। 160 मीटर की ऊंचाई, सेंटीमीटर की ऊंचाई से एक पिंड गोला धरातल पे गिरता है, ई का मान 3/4 है। तो विराम में आने से पहले कितना समय लगेगा, यानी टाइम पूछा है। जब तक वह विराम में आएगा यानी उछलना बंद होगा, उछलना बंद होने तक या विराम में आने तक उसे कितना समय लगेगा। तो कुल समय का फॉर्मूला होता है 1 + e/1 - √2h/g। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में वैल्यू रख सकते हैं। 160 यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया है, तो जी का मान भी हम 980 या 981 रख सकते हैं। ठीक है, अगर सेंटीमीटर में दिया है तो 980 या 981 रखा जाएगा, और मीटर में दिया था तो 9.8 रखा जाता। ठीक, फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे 1 + का 3/4 / 1 - का 3/4 √2 × 160/g का मान 980 रख दिए। सोल्विंग करना है, सोल्व करके इसकी वैल्यूज निकल आता है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे इस फॉर्मूला बेसिस होंगे। ठीक है, नेक्स्ट एंड एक और टाइप में ऊर्जा हानि वाला एक लगा देते हैं। वैसे एक बार पीजीटी में आ चुका है, ठीक है, तो ज़्यादा इसमें से आया हुआ नहीं है, फिर भी ऊर्जा हानि। तो जैसे कि कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कहा गया है कि 4 सेमी/सेकंड के वेग से चलता हुआ 2 किलोग्राम का गोला, यानी m1 = 2 kg और m1 = 2 kg है, और 4 सेमी/सेकंड 2 kg है और सेमी/सेकंड में दिया है। तो मास को हम m1 = 2 kg दिया है, 2 kg यानी कि 2 × 10³ ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे, और इसका जो वेग दिया है वो दिया 4 सेमी/सेकंड। 4 सेमी/सेकंड के वेग से चलता हुआ 2 किलोग्राम का एक गोला विराम में स्थित 4 किलोग्राम के दूसरे गोले से, यानी कि m2 = 4 kg, m2 = 4 kg यानी कि 4 × 10³ g यानी ग्राम में सीधा टकराता है, सीधा संघट करता है, सीधा टकराता है। यदि संघट के पश्चात पहला गोला विराम में आ जाए, तो प्रत्यास्था गुणांक ई फाइंड करना है, एंड कनेटिक एनर्जी में हानि इसमें ज्ञात करनी है, गतिज ऊर्जा में कितनी हानि हुई। ठीक है, ठीक, तो ये चीज़ें इसमें पूछा गया है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कोई खास फार्मूलाज ऐसा कोई खास ज़्यादा नहीं अप्लाई होगा, तो जनरली सा क्वेश्चन पड़ा हुआ है। पहले तो वही संवेग संरक्षण का नियम m1u1 + का m2u2 = m1v1 + m2v2, संवेग संरक्षण का नियम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। m1u1 यानी कि 2 × 10³ × u1 है 4, 2 × 10³ × 4 प्लस m2, m2 है हमारा 4 × 10³ u2 0 एंड 2 × 10³ n2। b1 फाइंडिंग करना है, नहीं विराम में आ जा रहा है, 0 प्लस m2 4 × 10³ × b2। तो यहाँ पे हमको मिला 2 × 4 × 10³ इक्वल टू 4 × 10³ × b2। तो ये कैंसिल हो गया है, b2 = आ जाएगा 2 सेमी/सेकंड। ठीक है,
B2 निकल गया, ई और निकालना है, B2 माइनस का B1 इक्वल टू माइनस का ई, U2 माइनस का U1, तो B2 है 2, B1 है 0 एंड ई निकाल लेंगे, U2 0 है, U1 है 4, तो 2 इक्वल टू 4E एंड E इक्वल टू 2/4 यानी कि 1/2, ई भी निकल गया एंड B2 भी निकल गया। अब हमको लेना है गतिज ऊर्जा हानि। गतिज ऊर्जा में कितनी हानि लगेगी यहाँ, तो संघट से पहले गतिज ऊर्जा, संघट से पहले गतिज ऊर्जा, संघट से पहले गतिज ऊर्जा KE1 इसको कहेंगे, तो हाफ m1 U1 स्क्वायर प्लस का हाफ m2 U2 स्क्वायर एंड संघट के बाद गतिज ऊर्जा KE2 इक्वल टू हाफ m1 B1 स्क्वायर प्लस का हाफ m2 B2 स्क्वायर। तो गतिज ऊर्जा हानि यानी कि डेल्टा KE काइनेटिक एनर्जी हानि, तो KE1 माइनस KE2, जो भी बड़ा होगा बड़े में से छोटा घटा लिया जाएगा। बाकी चीज़ें तो ऊपर रखी हुई हैं, m1 m2, अरे एक चीज़ निकाले थे, B2 निकाले थे, B2 माइनस B1, B2 2 आया है, यहाँ लिखते हैं 2 सेमी/सेकेंड, जहाँ B2 माइनस B1 माइनस U2 आने के, अब सही है। B2 की क्वांटिटीज रखना है, KE1 हाफ m1 U1 स्क्वायर प्लस का हाफ m2 U2 स्क्वायर माइनस हाफ m1 V1 स्क्वायर प्लस का हाफ m2 V2 का स्क्वायर। इसमें वैल्यू ड्रा कर सकते हैं और आसानी से क्वांटिटीज़ फाइंड किया जा सकता है। m1 है 2 × 10⁻³ एंड U1 है × 4 का स्क्वायर प्लस का 1/2, m2 एंड U2 0 है तो 0 हो ही जाएगा, और 1/2 m1 B1 0 है तो 0 हो जाएगा, प्लस का 1/2 m2 है 4 × 10⁻³ एंड B2 है 2 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 2 × 2 यानी कि 16 × 10⁻³ माइनस 2 दूनी 4, 2 × 4 × 10⁻³ यानी कि 16 × 10⁻³ माइनस का 8 × 10⁻³ यानी 8 × 10⁻³ यानी कि 8000 अर्ग। ठीक है, ठीक है, ये सेमी/सेकेंड में चल रहा था यानी कि CGS यूनिट में चला हुआ था, तो ये आ जाएगा इसका आंसर 8000 अर्ग। एम्पियर्स में लेते तो जूल में आता, और CGS में है तो ऊर्जा हानि यानी कि कार्य जो होता है, वैसी ऊर्जा हानि ऊर्जा के रूप में आंसर रहेंगे, तो वो आ जाएगा अर्ग में। ठीक है, एक क्वेश्चन और लगा देते हैं। h ऊंचाई के क्षैतिज समतल पर, h ऊंचाई से क्षैतिज समतल पर गेंद गिरती है और लगातार उछलती है। तीसरी बार उछाल में गेंद द्वारा चली गई कुल दूरी 3h है। ठीक है, यानी कि तीसरी बार उछाल में जो 3 बार उछल गई, पहली बार में और दूसरी बार में। ठीक है, तो कुल चली गई दूरी जो है, कुल चली दूरी 3h है। ठीक है, तो E का मान पूछा है। क्वेश्चन में दिया था एक गेंद h ऊंचाई से क्षैतिज धरातल पर गिरती है और लगातार उछलती है। यदि तीसरी बार उछलने पर गेंद द्वारा चली गई कुल दूरी 3h है, तो सिद्ध कीजिए कि प्रत्यानयन गुणांक E का मान निकालना है √ और E आएगा √ -1 + √5/2, ये हमको लाना है। ये h है, E²h उछला, E²h यूँ गिरा होगा। ठीक है, यानी कि E²h गया, E²h आया, और यहाँ पे e⁴h गया और e⁴h वापस आया। तो तीसरी बार उछाल में, पहली बार ये, दूसरी बार ये, है ना, तीसरी बार उछाल में एक बार तो गिर गई है यहाँ, दूसरी बार ये हो गया, तीसरी बार ये हो गया, पहली बार ये, दूसरी बार ये, तीसरी बार ये, तो कुल दूरी जो होगी, कुल दूरी यहाँ पे हो जाएगी
एक तो एच ये हो गई, यहाँ पे ई स्क्वायर एच गई, ई स्क्वायर एच आई, तो 2 ई स्क्वायर एच, और ऐसे ये ई की पावर 4 गई और ई की पावर 4 ई की पावर 4 एच, तो यानी कि 3h इक्वल टू एच प्लस का 2 ई की पावर 4h, सॉरी ई स्क्वायर एच प्लस का 2 ई की पावर 4h। यहाँ इसको इधर कॉमन निकाल देंगे, 3h माइनस का h इक्वल टू 2 ई की पावर 4h प्लस का 2 ई की पावर 4h, 2h इक्वल टू 2 ई की पावर 4h प्लस का 2 ई की पावर, अरे ये स्क्वायर है, ई स्क्वायर एच प्लस का ई की पावर 4h, 2h इक्वल टू 2h कॉमन लिया, ई स्क्वायर प्लस का ई की पावर 4 ये कैंसिल, 1 इक्वल टू ई स्क्वायर प्लस का ई की पावर 4। हाँ, उसके बाद 1 इक्वल टू आ जाएगा ई स्क्वायर प्लस ई की पावर 4, यानी ई की पावर 4 प्लस ई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। इसको सॉल्विंग करेंगे, पहले ई स्क्वायर निकालेंगे, हाँ यानी ई स्क्वायर कुछ मान लें तो द्विघात समीकरण बन जाएगी, ठीक है। तो ई स्क्वायर आ जाएगा, फिर ई निकालेंगे तो अंडर रूट आ जाएगा -1 प्लस रूट 5/2। तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला यहाँ पे लगाना पड़ेगा, उस तरह से सोल्व करके कर सकते हैं। ये क्वेश्चन पीजीटी में आने का ज़्यादा चांसेस है, फिर भी लाइक है, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा आने का चांसेस है। तो ये हमारी 2 वीडियोस यानी 2 चैप्टर हो चुके हैं। नेक्स्ट किसी चैप्टर को स्टैटिक्स का या डायनेमिक्स का नेक्स्ट डे में लेकर आते हैं, वही 1 घंटे का लगभग रहेगा, उससे ज़्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है।